यहाँ पे बात लड़कियों को बचाने की तो हो रही है, लेकिन लड़के को कौन बचाएगा? किनको? लड़के को कौन बचाएगा? बेटे को। बेटियाँ तो बहुत बढ़ा ली, क्या करें? बेटे को गड्ढे में डाल दें क्या? भाई हर बार गलती लड़के की तो नहीं होती ना मैम। आपको थोड़ा रिवर्ब ज्यादा है आपको। नहीं, आपको बेटे को किससे बचाना? रिचा मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे बेटे को बचाना है मुस्कान रस्तोगी से, सोनम से बचाना है मुझे। क्या? मुस्कान रस्तोगी जिसने ड्रम में काट के अपने पति को डाल दिया था, मुझे उस मुस्कान से अपने बेटे को बचाना है। मेरा बेटा शादी नहीं करना चाहता आज। मुस्कान रस्तोगी मेरठ की, जिसने नीले ड्रम में अपने पति को काट करके फेंक दिया था, डाल दिया था। जी आप देखिए, एक औरत ने क्राइम किया, इनको नाम केस पूरा याद है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि रोज एक आदमी ऐसा करता है, नहीं, इसलिए हमें वो नाम नहीं याद रहते। ये बात नहीं है। एनसीआरबी का डाटा ये कहता है कि 92,000 मेन इन ईयर सुसाइड कर रहा है। 2.5 गुना आदमी सुसाइड कर रहा है भारत में। भारत आज बलात्कारियों का देश नहीं है। मैडम आपकी बात सही है। यस, आदमी सुसाइड कर रहा है, औरत भी सुसाइड कर रही है। भारत ना कम। भारत हैप्पीनेस इंडेक्स पे क्या रैंक रखता है कि आप इस पर कहानी बनाएं, इस पर जरूर आप स्टोरी बनाएं। कि मैं आदमियों के सुसाइड पे कहानी बनाऊं? नहीं, आपको बनाना है मर्द के दर्द पर। मर्द को भी दर्द होता है। जब मैडम मैं चाहूंगी कि मर्द खड़ा होके मान ले कि मर्द को दर्द होता है, मैं उस पर कहानी बना दूंगी। मैम मैं पॉश कमेटी, मैं एक ऐसा समाज चाहती हूँ जहाँ आदमी खुल के रो सके, जहाँ आदमी को ये प्रेशर ना फील हो कि मुझे ही रोजी रोटी कमानी है, जहाँ आदमी टिंडर पे डेट पे जाए तो ये ना सोचे कि अरे अरे बिल इतना ज़्यादा आ गया, ये तो देगी नहीं। अगर इक्वालिटी चाहिए, बराबरी चाहिए, तो हमें ये बराबरी यहाँ से शुरू करनी होगी। औरतों को भी घर में इस तरह से कंट्रीब्यूट करना होगा। नहीं मैम, मैं उस समाज को बनाना चाहती हूँ जहाँ वी द पीपल ऑफ इंडिया हैं, जहाँ वी द पीपल ऑफ इंडिया हैं, वहाँ हम स्त्री पुरुष नहीं हैं। क्योंकि हमारी जो आइडेंटिफिकेशन संविधान में है वो वी द पीपल ऑफ इंडिया की है, ना कि स्त्री और पुरुष की। हमारा संविधान में जब हमें समानता मिली, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें समानता पे लिया, तो मैं ये चाहती हूँ कि आपकी स्टोरीज में वो समाज दिखे जहाँ पर हम बेटे को भी ये कह सकें। Thank you so much, ma'am. Thank you for sharing with us this suggestion. मैडम आपको चर्चा करनी हो तो आ जाइए। जब भी स्टेज पर आती हूँ मुझे तो होता है नर्वसनेस। रिचा इतने सालों से परफॉर्म करती है, फिर भी जब भी स्टेज पर आती है या परफॉर्म करती है या जब कोई प्रोजेक्ट साइन करती है, हम जैसे पूछते हैं बतौर रिपोर्टर बटरफ्लाइज होती है, तो ऐसा कुछ होता है रिचा? बटरफ्लाइज तो नहीं, पर जब वो मेरी इतनी अच्छी लंबी तारीफ कर रही थी तो मुझे थोड़ा मेरा पसीना छूटने लग गया। मेरे अंदर का जो इम्पोस्टर सिंड्रोम है वो जागृत हो गया और मुझे लगा क्या ये वाकई मेरे बारे में बात कर रही। तो नर्वसनेस से ज़्यादा थोड़ा अनबिलीवेबल लगता है। और लखनऊ मेरा ससुराल है तो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके हमेशा ही। जब पीछे मुड़ के देखते हैं, जैसे इतनी सारी बातें इन्होंने आपकी बारे में कही, कैसा फील होता है? कितने सेटिस्फाइड फील होते हैं, कितने थैंकफुल हो, कितने ग्रैटिट्यूड फील करते हो? देखिए ग्रैटिट्यूड तो बिल्कुल तहे दिल से फील करती हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है? थोड़ी गूंज रही है क्या? रिवर्ब हो रहा है? थोड़ा माइक दूर रखूँगी। ग्रैटिट्यूड बहुत फील करती हूँ और अपने आप को बहुत खुशकिस्मत भी महसूस करती हूँ कि मेरे पसंदीदा करियर में मुझे सक्सेस मिला है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि मैं किसी फिल्मी ख़ानदान से नहीं हूँ। मेरे माँ बाप दोनों एकेडमिक बैकग्राउंड से हैं और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने दम पर यहाँ पहुँची हूँ। ज़रूर लोग नेपोटिज्म की बातें करते हैं, पर इसका उल्टा विपरीत भी सच होता है कि जब आप अपने दम पर अपनी मेहनत से सक्सेस पाते हैं, चाहे काफ़ी साल लग जाएं, आप ये तो कह सकते हैं कि मेरा सक्सेस मेरा खुद का है। प्राउड मोमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ। रिचा, संवाद में हम आज आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं नई सोच की नायिका। सबसे पहले नई सोच या सोच किस तरह से डिफाइन करेंगे? जब शुरुआत में जब करियर शुरू किया था, किस तरह की सोच के साथ आप आई थी? कुछ बदला, कुछ चेंज लगा, कुछ लगा कि हाँ यहाँ पे मैं जीत गई? जीत हार, देखिए ये जो किसी का भी करियर या किसी की भी ज़िंदगी एक प्रोसेस होती है। उसमें कोई डेस्टिनेशन नहीं होता कि जो बोलते द जर्नी इज़ द डेस्टिनेशन। तो मैं जीत हार के बारे में ज़्यादा सोचती नहीं
मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने उसूलों पे कायम रख के अपने पसंद का काम चुन चुन कर यहाँ तक पहुँची हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं अपने किसी काम को देखकर मुझे शर्म आ जाए या मैं हाँ ज़रूर करियर की शुरुआत में मैंने ऐसी काफ़ी स्क्रिप्ट्स में काम किया जिनको कहते हैं ना लीव योर ब्रेन एट होम। तो पर उससे ज़्यादा खुश नहीं, तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है। ओए लकी से आपने शुरू किया था। बताना चाहेंगे हमें कि कैसे शुरुआत हुई थी, वो प्रोजेक्ट आपको कैसे मिला? मुझे बहुत अजीब लगता है अपने बारे में बात करना। मुझे लगता है यहाँ इतने सारे अकम्पलिश्ड लोग बैठे हैं, कहीं बोर ना हो जाएं। ओइला की मैं एक ऑडिशन देने गई थी, उसके बाद मुझे मिल गई फिल्म। बस इतनी सी कहानी है। तो शुरुआत से एक्ट्रेस बनना चाहती थी आप? जी, शुरुआत से एक्ट्रेस तो बनना चाहती थी, पर मेरा लिखने पढ़ने का मुझे बहुत शौक़ था। और बीच में मुझे ऐसा था कि मैं जर्नलिस्ट भी बनूं, और क्योंकि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में फ्लुएंट थी, तो मुझे लगता था कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। फिर कहीं ना कहीं मेरा मन बदल गया। अब मैं बचपन से स्टेज और नाटक डांस शोज़ वगैरह करती थी, कथक के शोज़ करती थी। मेरा घराना भी लखनऊ घराना था। तो फिर कहीं कहीं जो जिसको कहते हैं रुचि ने रुचि ऋचा पे हावी हो गई और मैंने अपना करियर पाथ परफॉर्मेंस आर्ट्स में चुना। जब भी ऋचा चड्ढा का जिक्र होता है, एक शब्द ज़रूर जुड़ता है, वो होता है फियरलेस एक्ट्रेस। कन्वेंशनल इमेज को ब्रेक करना ऋचा के लिए कितना आसान था? देखिए, आसान तो नहीं है। गैंग्स ऑफ वासीपुर जैसी फिल्म में, जिसमें बहुत हिंसा है, गाली गलौच है, और अपने से कई बड़े उम्र के लोगों की माँ या उसका रोल निभाना, वो बहुत चैलेंजिंग था। और उसमें बहुत रिस्क भी था, क्योंकि लोग आपको उसी तरह से देखते हैं जैसे आपके किरदार होते हैं। अमूमन लोग आपको उसी के साथ थोड़ा सा कंफ्यूज कर लेते हैं। अभी भी मैं आ रही थी तो कोई बोले फुकरे वाली मैडम आई है तो ज़रूर गाली सुनने को मिलेगी। तो असल में तो कोई वैसा नहीं होता जैसा उनका किरदार होता है। बट हाँ, चैलेंजिंग था, पर मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी भी था वो रोल। और वो फिल्म भी बहुत कल्ट फिल्म बन गई, तो आई गेस इट वाज अ रिस्क दैट पेड ऑफ। बेबाक होना कितना इजी है या कितना चैलेंजिंग है इस इंडस्ट्री में? बेबाक होना, देखिए अभी हम अमर उजाला के प्लेटफॉर्म पे आए हैं, तो मैं कहना चाहूँगी दैट ट्रूथ इज़ लाइक द सन। ट्रूथ इज़ लाइक द सन, और सन का अमर उजाला होता है। तो वो हमेशा आज नहीं तो कल आगे आता है। मेरे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं अपने आप से, अपने उसूलों से सच्ची रहूं। और इसमें इजी डिफ़िकल्ट ये चीज़ मायने नहीं रखती, क्योंकि जो भी सच बोलता है वो उसको भुगतना पड़ता है। बट इट्स अ प्राइस दैट आई एम विलिंग टू पे। सच बोल रहे हो? बिकॉज आई एम रिच। कह सकते हैं कि रिस्क भी लिया है आपने। इनिशियली डर था, अब तो खैर इतना साल हो गया और अब सभी पूरी इंडस्ट्री ऋचा को अच्छी तरह से जान चुकी है, उन्हें पता है कि किस तरह की स्क्रिप्ट्स ले जाना है और ऋचा से किस तरह से बात करना है। पर शुरुआती दौर तो कैसा था? बहुत सारी स्क्रिप्ट्स अभी भी ऐसी ही आती हैं जो होती हैं, मतलब से आपके कितने साल गुजर गए या उसका कोई लेना देना नहीं होता। अच्छा, शुरुआती दौर ऋचा कैसा था? किस तरह के अप्रोच होते थे? नर्वसनेस होता था? कभी लगा कि मैं कौन सी इंडस्ट्री में आ गई, यहाँ पे तो मेरी सोच बिल्कुल भी नहीं मिल रही है? ज़रूर, कई बार मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद ज़्यादा पढ़ लिख गई। इतना फेमिनिस्ट होना क्या मेरे लिए अच्छा है, मेरे करियर के लिए अच्छा है? क्योंकि मैं डायरेक्टर से ये सवाल करती थी कि इस गाने में ये शॉट लगाएंगे तो क्या मैं ऑब्जेक्टिफाई हो जाऊंगी? उस तरह की बातचीत के लिए यहाँ लोग तैयार भी नहीं होते ज़्यादा जल्दी से। बट शुरुआती दौर में मेरा बहुत स्ट्रगल रहा। मैं कोई ऐसी दुख की कहानियाँ आपके साथ नहीं शेयर करना चाहती कि मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोई या मैंने कहीं पोंछा मारा। मैंने अपने घर में ही सब काम किए और अपने आप के लिए, अपने करियर की ग्रोथ के लिए ही ये काम किए। और इसका स्ट्रगल जो है उसका भी मैंने बहुत स्वाद लिया। मुझे हमेशा ये लगता था कि जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे या जब मेरे पास फेम आ जाएगा तो ये दिन मुझे कितने याद आएंगे जो मैं इतने छोटे कमरे के घर में 2 और लड़कियों के साथ रह रही हूँ और मैगी के पैकेट उबाल के खा रही हूँ इलेक्ट्रिक केटल में, क्योंकि हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया है। तो मुझे ये दिन बाद में कितने याद आएंगे। मैं हमेशा ये फ्यूचर अप्रोच रखती थी और आई थिंक ऊपर वाला हैज़ बिन वेरी काइंड।
तो मैं यहाँ तक पहुँच गई। अक्सर स्ट्रॉन्ग वुमेन को सोसाइटी डिफ़िकल्ट टैग देती है, कहती है कि यार ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, और या तो वो उससे भिड़ना नहीं चाहती है, या तो उससे सवाल नहीं करना चाहती है, या तो उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। कभी ऋचा के साथ ऐसा हुआ है, या अगर ऐसा हुआ भी है तो उस सिचुएशन को कैसे टैकल किया है? देखिए, बिल्कुल हुआ है और होता ही आया है, अभी भी हो रहा होगा इस हॉल के अंदर, और होता ही जाएगा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, मुझे ये रोग नहीं पालना। मैं अपने आप, अपने सपनों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश, अपने समाज के लिए काम करना चाहती हूँ। तो इसमें कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना वाला गाना सुन के अपना मैं मन बहला लेती हूँ, और जो सच्चा आदमी होता है उसको काफ़ी झूठ का सामना करना पड़ता है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी, आई थिंक। अच्छा ऋचा, हम जब सोच की बात करते हैं, स्पेशली हम लड़कियों के लिए, सबसे पहली सोच तो हमारी कह सकते दबाई जाती है, या तो उसको उठाई जाती है अपने ही घर में। घर वालों का सपोर्ट, स्पेशली अपने पेरेंट्स की और सिबलिंग्स की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि वहीं से हमारी अपब्रिंगिंग शुरू होती है और फिर आगे की सोच बनती है। ऋचा की अगर बात की जाए, कैसा फैमिली माहौल था, बचपन में कैसी थी, पहले से इतनी फियरलेस थी, घर वालों का कितना सपोर्ट मिलता था, या डांट पड़ती थी, या कभी ऐसा हुआ है कि तुम लड़की हो मत बोलो इस तरह की, आगे क्या होगा? जी हाँ, हर घर में एक बुजुर्ग तो होता है, महिला या पुरुष, जो अक्सर आपको याद दिलाता है कि तुम लड़की हो, ये मत बोलो, वो मत बोलो। तो उनकी बात को दूसरी सदी का विचार सोच के अलग कर देना चाहिए, मैं बुरा नहीं मानती। और मेरे माँ बाप का मेरा शुरू से बहुत सपोर्ट रहा है, हालांकि वो नहीं चाहते थे शुरू में कि मैं एकेडमिक करियर से हटूं, क्योंकि वो एकेडमिक फील्ड से थे। वो चाहते थे कि मैं पीएचडी करूं, कॉलेज में पढ़ाऊं, पर मेरा मन ये था, अभी मेरे से पहले जो सर थे स्टेज पे, वो नैरेटिव की बात कर रहे थे। आई अंडरस्टैंड द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग, और मुझे कहीं ना कहीं ये ज़रूर लगता है कि जो अच्छी फिल्म होती है, अगर रंग दे बसंती होती है या स्वदेश होती है, उसको लोग देखते हैं, उनका मन बदलता है। उस फिल्म का पावर किसी बहुत वेल रिसर्च, पीयर प्रोफाइल्ड, पीयर रिव्यूड एकेडमिक पेपर से कहीं ज़्यादा होता है। तो मेरा मन ये है कि अपने पावर को अच्छी तरह से यूज़ किया जाए, और इसी दिशा में काम किया जाए। और मैं जैसे जैसे मैं अपने करियर में आगे बढ़ रही हूँ, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ, अभी मैं माँ बनी हूँ, तो मुझे ज़्यादा जिम्मेदारी महसूस होती है। आज हम अमर उजाला संवाद सेलिब्रेट कर रहे हैं नई सोच को। सोच की अगर बात की जाए, ये सवाल मैंने श्वेता से भी पूछा था, क्योंकि वो भी इस इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से है। आपसे भी ये जानना चाहूँगी, अगर एक सोच बदलना हो हमारी इंडस्ट्री को, बॉलीवुड इंडस्ट्री को या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, क्या लगता है कहाँ ज़रूरत है ये सोच को बदलने की? देखिए, बॉलीवुड जो है, हम उसको अक्सर ऐसे देख देते हैं, ये बॉलीवुड है, या ये मीडिया है, या ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है। मुझे बॉलीवुड में कुछ नहीं बदलना, क्योंकि मुझे लगता है बॉलीवुड जो है, इट्स अ माइक्रोकॉस्म ऑफ सोसाइटी। जब सोसाइटी बदलेगी तो बॉलीवुड बदल जाएगा। हमें सोसाइटी में ऐसी सोच लानी है जो औरतों को बराबरी और सम्मान दे, उनकी पढ़ाई, उनके जीवन शैली, उनके एम्बिशन की कदर करे, उनके कंट्रीब्यूशन की कदर करे, अपने आप बॉलीवुड बदल जाएगा। क्योंकि आप देखें, जैसे जब मैं बड़ी हो रही थी तो एडवर्टाइजिंग में एक ऐसा ऐड था, कुछ ऐसा, 8 बजे नाश्ता, 10 बजे सफाई, 12 बजे रसोई, 3 बजे कपड़े, 4 बजे बच्चे, 6 बजे क्या कमर कहे ऊ आ आउच। तो मुझे लगा कि औरत के अननोन, अनकाउंटेड लेबर पे हम गाने बनाते हैं। आज वही जो एडवर्टाइजिंग वाला जो ऐड है, उसमें कितना बदलाव है। उनको दिखाते हैं कि वो औरत अब काम पे भी जा रही है, घर का भी काम कर रही है, और उसका पति उसको बहुत सपोर्ट कर रहा है, उसकी सास भी उसको प्राइड की दिशा से, नज़र से देख रही है। तो एडवर्टाइजिंग को अगर देखा जाए, वो भी मीडिया का ही हिस्सा है। इट रिफ्लेक्ट्स वेरी इजीली द चेंजेस इन सोसाइटी। सो माई इंटरेस्ट इज इन ट्राइंग टू शिफ्ट द नीडल इन सोसाइटी लिटिल बिट। बॉलीवुड क्या है, बॉलीवुड अपने आप बदल जाएगा। एक बात है। हाँ। अच्छा, हम औरतों से ना बहुत सारी चीज़ें ये भी कहा जाता है कि आपको बैलेंस करना होगा। आपने मदरहुड का जिक्र किया, माँ बनी है, ऐसा होता है कि अब तो आपको बैलेंस करना होगा। अच्छा, बैलेंस वर्ड आपको कितना चुभता है, या फिर आप उसको किस तरह से, किस नज़रिए से देखते हो? देखिए, बैलेंस तो हम सबको करना पड़ता है। हम ऐसी पृथ्वी का हिस्सा है जो हमेशा गोल गोल घूमती रहती है। ग्रेविटी हमें बैलेंस में रखती है। तो
आपकी जड़ें जितनी मजबूत हो, आपके परिवार आपको जिस तरह के संस्कार दें, आप अपनी संस्कृति से कितना जुड़े रहें, वो आपको बैलेंस देता है, वो आपको स्ट्रेंथ देता है। और मदरहुड की आपने बात की, करीब मैंने 1.5 साल का आराम किया है माँ बनने के बाद। मैं प्रोडक्शन के काम करती थी, लिखने पढ़ने इवेंट्स के काम करती थी, पर मैं बतौर एक्ट्रेस मैं मेंटली तैयार नहीं थी। फिज़िकली तो खैर सब लोग बात करते हैं, पोस्ट बेबी बॉडी, ये रिवेंज बॉड, ये वो जो सोशल मीडिया का जार्गन हम लोगों पे थोपा जाता है। पर मैंने वक्त लिया क्योंकि मुझे लगा कि मेरे माइंड, मेरे बॉडी को हील करने के लिए वो वक्त चाहिए। मैं बिल्कुल चाहूँगी कि हमारे देश में हम इतने समृद्ध हो जाएं कि हर औरत जो बच्चा पैदा करे वो 1 साल की मैटरनिटी लीव ले सके। पहले अपने शरीर का पोषण करे, फिर अपने दिमाग को शांत करे, पोस्टपार्टम से अच्छी तरह से निकल पाए। मैं चाहूँगी कि मर्द भी अगर चाहें तो वो बोलें कि मैं 3 महीने अपने नवजात शिशु के साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि क्या है कोई इस कमरे में जो माँ की कोख से ना आया हो? तो जहाँ से हम लोग आए हम उसकी कदर करनी चाहिए। मदरहुड कितना बदला है ऋचा को? अभी 1.5 साल हुआ है, कुछ ऐसा बदलाव जो शेयर करना चाहिए हमारे साथ? जी बहुत मुझ में बहुत पेशेंस आई है, मेरा गुस्सा काफ़ी कम हो गया है, एंड आई रिस्पेक्ट ऑल लाइफ, चाहे वो एक चींटी हो, एक पत्ता हो, एक ऐसा इंसान हो जिसकी बात मुझे अच्छी नहीं लगती, पर फिर भी मुझे लगता है कि मदरहुड टीचेस यू टू रिस्पेक्ट ऑल लाइफ। आप तो काफ़ी फियरलेसली इस इंडस्ट्री से भी जुड़ी है और दुनिया से भी जुड़ी है। अब बेटी की माँ हो, कभी कभी डर लगता है कि बेटी इस दुनिया में आई है, किस तरह की चीज़ें होगी, मैं इसको क्या सिखाऊंगी, कैसे उसको मैं इसको कैसे फियरलेस बनाऊंगी? देखिए, बिल्कुल संस्कृति की ही बात की जाए तो मैं अपनी बेटी को ये बताऊंगी, बेटी तुम अन्नपूर्णा हो, पर तुम शक्ति भी हो, तुम दुर्गा भी हो, तुम काली भी हो। और काली माँ का चित्र दिखाऊंगी जिसमें उनके हाथ में महिषासुर का सर है, उनके पैरों में उनके पति एक ईगो का फॉर्म लेके लेटे हैं, उनकी ज़बान पे खून है। और मैं उनको ये भी बताऊंगी कि दुनिया की हर कल्चर में ऐसी गॉडेस आपको नहीं मिलेगी। क्या वजह है कि हिंदुस्तान में मिलती है? अगर मिलती है तो उससे प्रेरणा लो, उससे शक्ति लो। ये मत समझो कि हिंसा जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ फिज़िकल हो या सिर्फ आदमी के कंट्रोल में हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इंस्पिरेशन माँ काली हैं, भैरवी हैं, भवानी हैं। मैं अपनी बेटी को भी दूंगी, क्यों नहीं दूंगी? और मुझे भी डर लगता है, अब सिर्फ बेटी की माँ नहीं, बेटा बेटी कोई सुरक्षित नहीं है जब वो छोटे होते हैं। कितने बच्चे गायब होते हैं, हम कैसी कैसी चीज़ें अखबारों में पढ़ते हैं। तो दीज आर ऑल साइंस ऑफ अ सिकनेस इन सोसाइटी, वी हैव टू टैकल दैट सिकनेस। मैं चाहूँगी कि एक दिन ऐसा आए कि जो रेप पीड़िता का हम नाम ब्लर करते हैं, उनकी आइडेंटिटी छुपाते हैं, क्यों? उनकी गलती थी क्या? नहीं, आदमियों की करनी चाहिए, हु लॉस्ट कंट्रोल। आदमियों की करनी चाहिए जिनसे ये गलती हुई है। और आज नहीं तो कल ऐसा दिन आएगा जब इस देश के या दुनिया के पुरुषों को ये समझ में आएगा कि वो जो ये कर रहे हैं वो कहीं किसी काली को जन्म ना दे दें, क्योंकि फिर काली वो तांडव ही होगा फिर जब होगा। तो इस चीज़ के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए इस बात का। वेल सेड ऋचा। ऋचा आप प्रोड्यूसर भी है, बताना चाहेगी ये प्रोड्यूसर, एज अ प्रोड्यूसर कब सोचा कि अब मुझे इस बिहाइंड द कैमरा जाना चाहिए, और किस तरह की स्टोरीज, किस तरह की कहानी जो आपको लगता है कि आपको शायद बतौर एक्टर नहीं मिला हो, लेकिन अब प्रोड्यूसर बनी हो तो मैं ज़रूर ये जॉनर को सोसाइटी के सामने ले आऊँगी? जी हाँ, बतौर एक्टर तो बहुत कुछ हो जाता है। अब देखिए, बतौर एक्टर आप फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते, हम तो बम्बई से ही बिलोंग नहीं करते। हमें 5 साल तो बम्बई समझने में लग जाते हैं कि भाई ईस्ट है, वेस्ट है, बटाटा इज़ आलू, कांदा इज़ प्याज, कलिंगड़ इज़ तरबूज, हर चीज़ समझने में बहुत वक्त लग जाता है। और मैंने अपनी शर्तों पे ही काम किया। जो मुझे पसंद नहीं आया वो मैंने नहीं किया, जो मुझे पसंद आया पर उसमें बहुत रिस्क था वो भी मैंने किया। तो मुझे लगता है बतौर प्रोड्यूसर मैं ज़रूर ऐसी कहानियाँ कहना चाहूँगी जिनमें एक एलिमेंट ऑफ रिस्क हो, जो भारतीय मिलियों से जुड़ी हो, और ऐसे इंडियन नैरेटिव्स जिनको हम ग्लोबली लेके जा सकें। मेरी वही कोशिश है, क्योंकि बहुत सारे मुझसे बहुत केपेबल, काबिल, अमीर लोग हैं जो अच्छी कमर्शियल बॉलीवुड फिल्में बना रहे हैं। वो सारी फिल्में जो हम देख के बड़े हुए, जिनके गानों पे हम नाचते हैं।
तो मैं कुछ अलग करना चाहूँगी, इसलिए मैंने गर्ल्स विल बी गर्ल्स प्रोड्यूस की थी। उसको सनडांस में भी अवार्ड मिला, उसको काफ़ी सराहा गया दुनिया में। ये हमें बताया गया कि हमें नहीं पता था कि इंडिया में भी लोग इंग्लिश में बात करते हैं, हमें नहीं पता था कि इंडिया में सिर्फ हम जो दुख की कहानियाँ देते हैं, जिसको हम फिल्म मेकर्स बोलते हैं पॉवर्टी पॉर्न, उससे आगे का भी कोई परिप्रेक्ष्य हो सकता है, कोई कहानी हो सकती है। तो जब हम सॉफ्ट पावर की, अभी रिफरिंग टू द प्रीवियस सेशन, जब हम उसकी भी बात करते हैं, हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि वेस्ट हम पे ये ना थोपे कि यहाँ स्नेक चार्मर्स हैं। अभी कुछ समय पहले की बात है, मैं एक मेरी मित्र हैं और सहेली है किसी दूसरे देश की, सब कुछ अच्छा हो गया, बातचीत कर रही थी, बोलती बट वेयर डू यू कीप योर एलिफेंट। बम्बई में उन्होंने मुझसे ये सवाल किया कि आपका हाथी कहाँ पार्क्ड है। तो मुझे लगा कि अब मैंने उनको कहा कि आपको बहुत ज़्यादा अपडेशन की ज़रूरत है, आपको अपडेट करने की ज़रूरत है अपनी जनरल नॉलेज को। आप देखिए दुनिया में सत्या नडेला और सुंदर पिचाई कहाँ से है, अजय बांगा कहाँ से है, इंदिरा नूई कहाँ से हैं। तो मैं इस चीज़ को भी अपना कर्तव्य समझती हूँ कि इस तरह के नैरेटिव को भी चैलेंज किया जाए जो यूरोपियंस या अंग्रेज़ हम पे थोपते हैं। पहले तो उनके पास कोई पैसा नहीं है, हमारा लूट के उन्होंने अपना देश बनाया। कभी लंदन घूम लीजिए, हर बिल्डिंग की डेट देख लीजिए, बिल्डिंग देख लीजिए कि कब बनी है। अगर 1757 के बाद बनी है, यू कैन ले क्लेम टू इट। आप उनके म्यूज़ियम जाते हैं, उनके म्यूज़ियम जाइए, बहुत आयरॉनिक सा बाहर पोस्टर लगा होता है कि जेब कतरों से सावधान टाइप का, और मैं सोच रही हूँ वाह भाई वाह तुम्हारा म्यूज़ियम खाली हो जाएगा अगर तुमने लौटाना शुरू कर दिया चीज़ों को। तो मैं ज़रूर इस संदर्भ को समझती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ब्रिटिश स्कूल्स में कॉलोनियल हिस्ट्री नहीं सिखाई जाती, हमारे यहाँ सिखाई जाती है, क्योंकि हमने उसे सहा है। हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि हमारे किसने पैर काटे, किसने हाथ काटे, घर किसने लूटा, ज़मीन किसने ख़राब की, यहाँ की अच्छी उपजाऊ ज़मीन में कैश क्रॉप किसने लगाने को बोला, उससे किसका फ़ायदा हुआ और अभी तक किसका फ़ायदा होता जा रहा है। मेरा कर्तव्य ये, मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ, मैं जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ें भी कहानियों में आए, बिना बोरिंग डॉक्यूमेंट्री बने, बिना बोरिंग डॉक्यूमेंट्री जिसमें हम आंसू ही पोंछते रहे। हमें शक्ति चाहिए, हमें सम्मान चाहिए, हमें इक्वालिटी चाहिए। और हमने सहा है तो हमें पता है कि रियल कहानी क्या है। बिल्कुल, कोई मन घड़त कहानी नहीं है, बिल्कुल चाहिए। अच्छा, आपने अपने प्रोडक्शन हाउस का पुशिंग बटन स्टूडियोज क्यों रखा? पुशिंग बटन्स की, देखिए पुशिंग बटन्स के दो मतलब है। एक तो यू पुश समबडीज बटन्स की आप उनको इरिटेट कर दें, तो अगर आपके लिए वो मायने सही है, अगर आपको हमारी कहानियाँ ना पसंद आए तो समझ लें कि कंपनी का नाम ही यही है और आप आगे बढ़ जाएं। दूसरी बात, आजकल जो भी हमारे हाथ में होता है, हम फ़ोन पे क्या कर रहे हैं, बटन ही तो पुश कर रहे हैं। तो किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए हमें बटन ही पुश करना पड़ता है, चाहे वो लिफ्ट का बटन हो, चाहे वो टाइपराइटर का बटन हो, चाहे वो फ़ोन का बटन हो। इसीलिए ओके, अंधकरण एक आपका प्रोजेक्ट है, उस बारे में भी हम जानना चाहेंगे। अच्छा, ये बहुत स्पेशल इनिशिएटिव है रिचा और अली की तरफ से, जहाँ पे विमेन को सपोर्ट किया जाता है। अब कैसे, वो रिचा से जानेंगे। जब हम अपनी पहली फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे, गर्ल्स विल बी गर्ल्स, तो ये बात हुई कि मेरी डायरेक्टर ने बोला, वो भी फीमेल है, फीमेल राइटर डायरेक्टर, फीमेल प्रोड्यूसर, फीमेल डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, सिनेमाटोग्राफर, सब कुछ टीम फीमेल थी। उन्होंने कहा कि मेरी फिल्म में ऐसे कुछ मार्मिक क्षण हैं जिनके लिए मैं नहीं चाहूँगी कि कमरे में उस वक्त कोई आदमी उपस्थित हो, क्योंकि जो लीड लड़की है वो बहुत छोटी है, वो उसमें संकोच ना आ जाए, वो अपनी पूरी परफॉर्मेंस ना दे पाए। तो क्या रिचा बतौर प्रोड्यूसर आप मेरे लिए ऑल फीमेल टीम ले आएंगी? तो मैंने कहा ठीक है, अब डायरेक्टर मांग रहा है तो हम जाते हैं ढूंढने ऑल फीमेल टीम। तब फिल्म इंडस्ट्री में मुझे कोई लाइट डिपार्टमेंट में काम करने वाली महिलाएं नहीं मिली। जैसे आप लोगों को बताऊं तो आप लोग शायद सब इससे वाकिफ़ ना हो, पर ये जो लाइटिंग करते हैं उनको गैफर कहा जाता है फिल्म इंडस्ट्री में। जैसे इस वक्त मेरे ऊपर बहुत सारी हनी कॉम लाइट्स है, डायरेक्ट ब्लूइश नियॉन कलर की, ये वाइट लाइट है, एक पीछे से भी नियॉन का रिफ्लेक्शन आ रहा है, यहाँ से यहाँ पे कुछ चल रहा है। ये सारी जो लाइट्स का निर्देशन होता है वो गैफर करता है। और मैं इतना हैरान हो गई, 2024 में एक भी फीमेल गैफर नहीं मिली मुझे एक फ़ीमेल गैफर मिली जो सेमी रिटायर्ड थी, जिनके पिताजी बहुत बड़े गैफर थे।
तो इस लिहाज से फिर हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा कोई ग्रांट अप्लाई किया जाए जहां फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं को केवल लाइटिंग डिपार्टमेंट में पढ़ने की एक जगह मिल जाए, जहां वो कैमरा वर्क, लाइटिंग थोड़ा बहुत सीख लें, ताकि आगे जाके जो फीमेल डीओपी उनको काम दे कि यहाँ से ये लाइट लगानी है, यहाँ से ये करना है, तो वो अच्छी तरह से कर लें। तो हमने ग्रांट अप्लाई किया और हमें मिल गया। बट आई एम श्योर बहुत सारी कहानियाँ होगी इसके पीछे रिचा, जो आप शेयर कर पाए कि क्यों इस इंडस्ट्री में या इस डिपार्टमेंट में लड़कियाँ हिस्सा नहीं लेती थी। नहीं नहीं, लड़कियां हिस्सा नहीं लेती ऐसा नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में भी कुछ सेक्सिस्ट चीज़ें हैं जो हमेशा से एग्जिस्ट करती हैं, और वो इतनी ऑब्वियस नहीं है कि जैसे कि अच्छा किसी के नेवल पे फोकस कर दिया, वो तो बहुत सतही बात है जो ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है। पर दूसरी तरह की गेट कीपिंग होती है। जैसे कुछ 20 साल पहले तक सिर्फ हेयर स्टाइलिस्ट फीमेल होती थी, मेकअप आर्टिस्ट मेल ही होते थे, मेकअप दादा होते थे और हेयर दीदी होती थी। इसकी वजह ये थी कि फिल्म इंडस्ट्री में जो मेकअप मैन एसोसिएशन थी, उनका कहना था कि कोई भी औरत एक आदमी के इतना करीब आएगी तो उसको प्यार तो नहीं हो जाएगा। तो इस तरह का रिडिक्युलस जो थॉट था, उसको चेंज करने के लिए काफ़ी सारी महिलाओं ने पहल की। अब बहुत सेलिब्रेटेड फीमेल मेकअप आर्टिस्ट्स हैं, क्योंकि अगर आदमी मेरे इतना करीब आ रहा है तो उसको भी तो मुझसे प्यार हो सकता है। ज़रूरी होगा कि मैं उससे थोड़ी ज़्यादा हसीन हूँ, और मतलब ये भी हो सकता है ना, पर ये कोई सोचता नहीं है। तो इस तरह का सेक्सिज्म लाइटिंग डिपार्टमेंट में भी था कि अरे लाइट तो हैवी होती है, औरत कैसे उठाएगी, लाइट तो भाई चढ़नी पड़ती है, सीढ़ी लेके रिगिंग करनी पड़ती है, औरत कैसे करेगी। पर ये सारी चीज़ें खिड़की के बाहर तब चली जाती हैं, दे आर थ्रोन आउट ऑफ द विंडो, जब गांव में औरत को 4 किलोमीटर चढ़ के 4 घड़े अपने सर पे रखने पड़ते हैं। जब गांव में औरत जो है कुएं से पानी खींचती है, यहाँ एक बच्चा यहाँ एक बच्चा, जब चाय के बागान में बच्चा पीछे बांध के काम करती है, तब औरत कमज़ोर नहीं होती। तो ये हिपोक्रेसी जो है, उसको कहना चाहिए कि भाई ये हिपोक्रेसी है, और तुम्हारा क्या चले जाएगा अगर 4 औरतें इस फील्ड में काम कर लेंगी, तुम्हारे घर में थोड़ा और वेतन आ जाएगा ना। तो इस लिहाज से हमने ये अंडर करेंट प्रोग्राम शुरू किया, और आई रियली होप उसका 2nd एडिशन हम इस साल करें। बीच में मैं खुद माँ बन गई थी, तो मैं उसको इस वक्त उतना वक्त नहीं दे पाई जितना मैं देना चाहती थी, पर उसका 2nd एडिशन हम इस साल करेंगे। उसके तहत लड़कियों को फ्री ऑफ कॉस्ट एक ट्रेनिंग दी जाती है, उनका सिलेक्शन होता है, जो भी इंटरेस्टेड होती हैं उनका सिलेक्शन होता है, फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उनको प्लेसमेंट दी जाती है किसी ऐसे प्रोडक्शन हाउस में या ऐसे प्रोजेक्ट में जहां वो इन कपल्स, मतलब अगर आप और मैं हैं तो हम दोनों जाके एक प्रोजेक्ट में साथ में काम करें, ताकि ये ना हो कि आप रैग हो जाएं। तो उस तरह से, और उनको हमने 3 महीने का स्टाइपेंड भी दिया था कि कहीं कोई ऐसी औरत हो जिसको राइटिंग छोड़ के लाइटिंग में आना हो, तो बेचारी 3 महीने क्या करेगी। तो बस 2nd एडिशन उसका इस साल होगा। एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा एक मतलब सपोर्ट। इंडस्ट्री ने मुझे इतना कुछ दिया, मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। पढ़ाई तो हमेशा हमें करवाती रहनी चाहिए। देश को आगे अगर बढ़ाना है तो हमें पढ़ाई को, हर तरह की पढ़ाई को, वोकेशनल, एजुकेशनल, हर चीज़ को आगे बढ़ावा देना चाहिए। रिचा, लखनऊ में आए हो और लखनऊ की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आपने मेरी वेशभूषा नहीं देखी। एहाब जी, अगर प्रोफेशनल टर्म की अगर बात की जाए, क्या कहना चाहेगी? वो भी एक इनिशिएटिव है यहाँ के लोगों के लिए। इनिशिएटिव एक्चुअली अली की जो मामी हैं, उन्होंने थ्रू आउट द लॉकडाउन काफ़ी सारे कारीगरों को अब मतलब फायर नहीं किया, जो हैंड टू माउथ थे, और इस बात से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली, और मुझे लगा कि कभी भी चैरिटी करने से अच्छा है किसी को इतना सक्षम कर दो कि वो अपने आप एक आमदनी अपने परिवार के लिए रिस्पेक्टफुली कमा सके। तो इसी दिशा में वो एक पहल है, बहुत छोटी पहल है, अभी हम शुरुआत ही कर रहे हैं, बट आई होप, क्योंकि ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें छपाई कटाई का जो काम होता है वो आदमी करते हैं, और कढ़ाई का काम औरतें करती हैं, और इससे सुंदर कुछ नहीं। जब औरत आदमी साथ में मिलके कुछ करते हैं तो बहुत सुंदर रिजल्ट आता है। अच्छा, लखनऊ में ओवर द इयर्स क्या बदलाव नज़र आया है? अच्छा बदलाव तो मुझे ज़रूर ये लगता है कि लखनऊ अपने कल्चर को लेकर बहुत अवेयर हो गया है, अपने मॉन्यूमेंट्स के लेकर, खाने पीने को लेकर ये एक बदलाव आया है। और
मतलब मैं 2013 में भी मैंने यहाँ एक फिल्म वगैरह शूट की थी, तो कहना चाहूँगी बम्बई से बहुत अच्छी सड़कें हैं आपकी और काफ़ी सेफ्टी है। ये सच है। लखनऊ का जिक्र हो और खाने पीने का जिक्र ना हो, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप मेक श्योर करते कि आप लखनऊ आए और वो खाए बिना कभी लौटते नहीं? अब मैं बता दूंगी तो फिर मेरा फ्रीडम चला जाएगा, बट बताशे बताशे क्योंकि उसके लिए मास्क उतारना पड़ता है, मुंह खोलना पड़ता है, सामने वाला आपको देख ही लेता है। पर हाँ, मैं हर बार यहाँ पे कभी परंपरा जाती हूँ, कभी शुक्ला जी के यहाँ चली जाती हूँ चाट खाने। बताशे जरूरी हाँ है, हाँ, लेकिन। बताशे। भोली पंजाबन जी। ये किरदार काफ़ी पॉपुलर हुआ। अब चर्चा ये भी है कि फुकरे फिर से लौट रहा है। सबसे पहले क्या वो सच है? अगर है तो क्या हम ऋचा को फिर से या भोली पंजाबन को फिर से देखेंगे? बिल्कुल, मैं तो ज़रूर उस रोल को दोबारा निभाना चाहूँगी, क्योंकि वो काफ़ी एक कॉमेडी रोल जो होता है वो हमेशा लोगों को एक ऐसी चीज़ देता है, एक रिलीफ देता है अपने जीवन में। तो इनफैक्ट मैं अभी एक कहानी लिख भी रही हूँ, वो भी कॉमेडी ही है। जी, आई थिंक मेरे अगले मेरे प्रीवियस को स्टार और आपके अगले स्टार गेस्ट स्टेज पे आ चुके हैं। तो कोई Q&A तो नहीं है ना? किसी का कोई सवाल है? आप लोग बोर तो नहीं हुए? आपको आवाज़ आ गई? हाँ जी, हाँ जी। जी जी, नमस्ते विवेक जी। जी जी जी, अरे वाह, जी, बहुत अच्छी बात है। आई एम श्योर यहाँ पे ऋचा की बातें सुन के यहाँ पे मौजूद जितनी भी फीमेल है स्पेशली, ऐसी कोई बातें जो आप ऋचा से कहना चाहेंगे या फिर ऐसी कोई बात जो आप जहाँ पे आप ऋचा की सलाह लेना चाहेंगे? लेडी है, उनको माइक दे दीजिए कोई। हेलो मैम। हेलो मैम यहाँ हाय। मैम, आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि सोसाइटी में चेंज लाना बहुत ज़रूरी है, लड़कियों के लिए स्पेशली, क्योंकि लड़कियों के लिए जो हमारी सोच है, उनकी जो सिक्योरिटी है, क्योंकि आज भी लड़कियां सेफ़ नहीं फील करती हैं सड़कों पर। अगर 10 बज रहा है, 11 बज रहा है, कहीं पर भी वो घर से निकलने के लिए पेरेंट्स भी मना करते हैं, और कहीं ना कहीं एज अ मदर आप भी फील करेंगे कि हम अपनी बेटी को अकेले ना भेजें कहीं। तो उसके लिए सोसाइटी में चेंज कैसे आ सकता है, लोगों की सोच कैसे बदल सकते हैं? इस कमरे में कितनी औरतें हैं? औरतें कितनी हैं? हाँ, तो आप देख लीजिए, हम मेरे ख्याल से 10 या 20% औरतें हैं, बाकी आदमी हैं। बिल्कुल मैम। अगर आपको समाज को बदलना है तो आपको आदमियों को बदलना होगा। बिल्कुल मैम। और आप बेटियों को घर में ना रखें। आपके अगर बेटे पे आपको ज़रा सा भी शक है, वो क्लास 10th फेल हुआ है, बाथरूम में छुप के सिगरेट पी रहा है और सड़क पे अश्लील चित्र बना रहा है, पोस्टर बना रहा है, उसको आप घर में रखें, आपकी बेटी ऑटोमेटिकली सेफ हो जाएंगी। वरना मैं नहीं चाहती कि ऐसा दिन आए इस देश में कि जिस तरह से हम गल्फ कंट्रीज़ के बारे में सुनते हैं कि शरिया लॉ लग गया या कुछ, कि जहाँ जो है सरकार या प्रशासन इतना परेशान हो जाए कि आदमी के लिए कोई विकल्प ना छोड़े, अगर उससे गलती हो तो फिर उसका इलाज किया जाए। मैं अभी सचेत करना चाहूँगी कि आप अपने लड़कों को संभालें। लड़कियां नहीं जा जा के बोल रही कि मैं खुद से ही छिड़ गई, कोई उनको छेड़ रहा है, कोई उनको परेशान कर रहा है। और अगर मैं माँ हूँ और मेरी बेटी अभी 2 साल की भी नहीं है और मेरे दिमाग में ख्याल आता है, क्योंकि मैं अखबार पढ़ती हूँ। अब रणदीप जी भी आए, उनको भी अभी बेटी हुई है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी। तो ये हर पेरेंट के दिमाग में ये विचार है। मैं अब आपको सचेत करना चाहूँगी, अगर आपका बेटा है उसकी भी ज़िंदगी नरक होगी। ये मत सोचिए कि वो माइनर है छूट जाएगा,
उसका भी शहर बदलना पड़ेगा, उसको भी कोई ना कोई पहचान के आज नहीं तो कल गोली मार देगा। तो ये छोड़ दीजिए आप ये चीज़ें, इसको बहुत ज़ीरो टॉलरेंस की तरह देखना चाहिए। बिल्कुल। बिफोर वी वाइंड अप विल टेक वन क्वेश्चन ओनली। यहाँ पे बात लड़कियों को बचाने की तो हो रही है, लेकिन लड़के को कौन बचाएगा? किनको? लड़के को कौन बचाएगा? बेटे को। बेटियाँ तो बहुत पढ़ा ली, क्या करें? बेटे को गड्ढे में डाल दें क्या? भाई हर बार गलती लड़के की तो नहीं होती ना मैम। आपको थोड़ा रिवर्ब ज़्यादा है आपको, नहीं, आपको बेटे को किससे बचाना? रिचा मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे बेटे को बचाना है मुस्कान रस्तोगी से, सोनम से बचाना है मुझे। क्या? मुस्कान रस्तोगी जिसने ड्रम में काट के अपने पति को डाल दिया था, मुझे उस मुस्कान से अपने बेटे को बचाना है। मेरा बेटा शादी नहीं करना चाहता आज। मुस्कान रस्तोगी मेरठ की, जिसने नीले ड्रम में अपने पति को काट करके फेंक दिया था, डाल दिया था। जी आप देखिए, एक औरत ने क्राइम किया, इनको नाम केस पूरा याद है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि रोज एक आदमी ऐसा करता है, नहीं, इसलिए हमें वो नाम नहीं याद रहते। ये बात नहीं है। एनसीआरबी का डाटा ये कहता है कि 92,000 मेन इन ईयर सुसाइड कर रहा है, 2.5 गुना आदमी सुसाइड कर रहा है भारत में। भारत आज बलात्कारियों का देश नहीं है। मैडम आपकी बात सही है। यस। आदमी सुसाइड कर रहा है, औरत भी सुसाइड कर रही है। भारत हैप्पीनेस इंडेक्स पे क्या रैंक रखता है, आप इस पर कहानी बनाएं, इस पर जरूर आप स्टोरी बनाएं। कि मैं आदमियों के सुसाइड पे कहानी बनाऊं? नहीं, आपको बनाना है मर्द के दर्द पर। मर्द को भी दर्द होता है। जब मैडम मैं चाहूंगी कि मर्द खड़ा होके मान ले कि मर्द को दर्द होता है, मैं उस पर कहानी बना दूंगी। मैम मैं पॉश कमेटी, मैं एक ऐसा समाज चाहती हूँ जहाँ आदमी खुल के रो सके, जहाँ आदमी को ये प्रेशर ना फील हो कि मुझे ही रोजी रोटी कमानी है, जहाँ आदमी टिंडर पे डेट पे जाए तो ये ना सोचे कि अरे बिल इतना ज़्यादा आ गया, ये तो देगी नहीं। अगर इक्वालिटी चाहिए, बराबरी चाहिए, तो हमें ये बराबरी यहाँ से शुरू करनी होगी। औरतों को भी घर में इस तरह से कंट्रीब्यूट करना होगा। नहीं मैम, मैं उस समाज को बनाना चाहती हूँ जहाँ वी द पीपल ऑफ इंडिया हैं, जहाँ वी द पीपल ऑफ इंडिया हैं, वहाँ हम स्त्री पुरुष नहीं हैं। क्योंकि हमारी जो आइडेंटिफिकेशन संविधान में है वो वी द पीपल ऑफ इंडिया की है, ना कि स्त्री और पुरुष की। हमारा संविधान में जब हमें समानता मिली, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें समानता पे लिया, तो मैं ये चाहती हूँ कि आपकी स्टोरीज में वो समाज दिखे जहाँ पर हम बेटे को भी ये कह सकें। Thank you so much, ma'am. Thank you for sharing with us this suggestion. But I think this is not a debate for here. Just take one final question. We don't have the time. Thank you so much. And in order to express our gratitude to Richa ma'am, thank you for being so wonderful. शुक्रिया बहुत बहुत आप सबका, थैंक यू। मैडम आपको चर्चा करनी हो तो आ जाइए।